Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी मतलब झूठ, नकली, काल्पनिक, उसका पढ़ाई है, उसका विज्ञान। तो आज उसी में हम लोग इतिहास में जा रहे हैं। डीप स्टेट के गहन राज्य की क्या परिभाषा है, कैसे रंग बदलता है, किस तरह वो भारत पे हावी होता है, सब देखेंगे। ये एक ऐसा काला डिब्बा बन चुका है कि जिसको लगता है उसको लगता है कि बस इसी के अंदर सब कुछ डाल दो। तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। ये डीप स्टेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले से काम करती हैं बहुत सारी। तो अगर हम नेहरू के जमाने में जाएं तो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट लगेगा डीप स्टेट। चलिए विदाउट डिलेस वेलकम श्री देश कपूर जी। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। तो पिछला शो तो काफी लोगों को अच्छा लगा। तो थोड़ा अपने कैमरे को और नीचे कर लीजिए तो और भी फोकस। हाँ, हल्का सा। तो इस बार हम कहाँ चलने वाले हैं? भारत की तरफ आने वाले हैं। तो मेरे को एक बात बताइए कि 1947 में डीप स्टेट नहीं था? नहीं, वहां भी था ऑब्वियसली। हाँ, तो नाम बदल दिया है, बस नाम बदल चुका है अभी तक। राइट। सी, जो सबसे प्रोमिनेंट जो वो था, लाइक उसका अगर देखना चाहें इम्पैक्ट वो वाले डीप स्टेट का, तो हम ये कह सकते हैं कि जब गांधी असैसिनेशन केस हुआ था, जब गांधी असैसिनेशन के बाद एंटी ब्राह्मण मैसेकर्स हुए थे, तो एंटायर मीडिया ने उसको बरी कर दिया था। कहीं आपको कुछ मिलता ही नहीं है। जब आप ढूंढने जाते हो वो गांधी असैसिनेशन केस के बाद जो हुआ, लाइक ब्राह्मण्स का, जब आप वो ढूंढने जाते हो कि क्या क्या हुआ, एक्चुअली ये हुआ भी या नहीं हुआ, ये बात आई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेंशन किया एक छोटी सी स्टोरी के 50 लोग मारे गए थे बॉम्बे में उसी जिस दिन गांधी असैसिनेट हुए थे। तो तब ये पता चला कि क्या हुआ था उस समय, वरना तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी हुआ था। राइट। तो अगर पूरा अगर वो जो था मीडिया वो उन्होंने कवर कर लिया था, तो ये बताओ कि क्या वो डीप स्टेट नहीं था? और अगर मैंने एक्चुअली जब मैंने रिसर्च करने बैठा लाइक उस पूरे टॉपिक के बारे में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे देखी। मैं धीरे धीरे उसके पीछे चलता गया, सारे थ्रेड्स देखता गया, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। तो एक थ्रेड मेरे को मिली जिसमें ये पता चला कि एक क्या कहते हैं, एक वो हुआ था चिंतन शिविर टाइप हुआ था। वो चिंतन शिविर हुआ था करीब मार्च में, मार्च ऑफ 1948, वहाँ लाइक यूपी में कहीं, एक्चुअली नागपुर में हुआ था वो। तो वहां पर वो काफी सारे लोग आए, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या क्या हुआ था उस समय। तो उस चिंतन शिविर में जो लोग आए थे उसमें लोग थे नेहरू, राजेंद्र बाबू, कृपलानी, आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे, और ऐसे और भी वो काफी सारे लोग थे। अब जब मैंने वो पढ़ा कि क्या हुआ था वो 11 से 15 मार्च के बीच में 1948 में, तो मुझे पता चला एक किताब है जिसमें उसके मिनट्स हैं। तो मेरे को अमेज़न पे वो किताब मिली, मैंने किताब को डाउनलोड किया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मेरे दिमाग में ये था कि ये वो टाइम है जब मिलियंस जो हैं वो लुट मर के पंजाब साइड पे आए हैं, दिल्ली, और बंगाल साइड से आए हैं इन वेस्ट बंगाल। और उसके बाद 5 से 8 हजार ब्राह्मण्स को वैसे ही मारा गया जैसे हिंदुओं को मारा गया था। मतलब उनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, उनको मारा गया, बहुत बुरी तरह जला जुलू के मारा गया। वीर सावरकर के जो भाई थे उनको भी बाहर निकाल के मारा गया। तो उस समय अगर मैं अपने आप को डाल के देखूं और मैं ये चिंतन शिविर में बैठा हूं, तो मैं क्या बात करूंगा उस समय? और वो क्या बात कर रहे थे वो पूरे इंट्रोस्पेक्शन में, वो जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग फट गया। उस पूरे उसमें सिर्फ एक बार ऐसा उन्होंने डिस्कस किया जब विनोबा भावे, जो खुद
ब्राह्मण थे, आई डोंट नो चितपावन ब्राह्मण थे या नहीं, वो खड़े होके बोलते हैं कि सतारा में जो हुआ, काश मैंने कुछ बोला होता। तो उन्होंने he said I kept quiet and did nothing. He did say कि जो वर्धा में और नागपुर में जो कुछ हुआ, जो सतारा में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, but that's all he said. And बाद में वो बात करने लगे कि कैसे जो है पंजाब में वहां से आए हैं लोग और रिफ्यूजीज आए हैं, वो तंग कर रहे हैं, and then he started talking about RS. मैं उसके मन में लाइक क्या चल रहा होगा उस समय, लाइक ऑडियंस के मन में जब ये सब सुन भी रहे हैं वो लोग, पता भी लग रहा है उनको। मतलब आरएसएस को गालियां दे रहे थे, वो रिफ्यूजीज को गाली दे रहे थे जो दिल्ली आके बसे थे। आप अगर देखो, मैं सोच रहा हूं कि वो जो उनका चिंतन शिविर जो आपस में हो रहा है, उसका एक्चुअली जो वो था ना, जो टाइटल था उसका ये था कि गांधी इज गॉन, हु विल गाइड अस नाउ। तो ये सारे लोग बैठे आपस में, इवन वो जेपी भी थे वहां, वो सारे आपस में डिस्कस कर रहे हैं और गालियां दे जा रहे हैं आरएसएस को और रिफ्यूजीज को। और रिफ्यूजीज बेचारे मर के आए थे, वो अपने शौक से नहीं आए थे दिल्ली, और उनको आप गालियां दे रहे हो, और जो बात कहने वाली है वो तो बात आपने कही नहीं। सी एक्चुअली वो जो था जो ये पूरा वो था, जो फाइट थी, जो उन्होंने वो लीड किया, वो तो कांग्रेस के जो बड़े एस्टैब्लिश जो नेता थे उन्होंने किया था ना, जो वहां उन्होंने जब मारना शुरू किया था लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि कौन थे वो वाले लोग जिन्होंने मारना शुरू किया था लाइक ब्राह्मण्स को। और वेल एस्टैब्लिश्ड थे लाइक उस समय के, आई थिंक लाइक उसके बाद वो जाके मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, पर मैं वो याद करके बताता हूँ कि उन्होंने वो बाद में आगे जाके ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर आल्सो ऑफ दिस थिंग महाराष्ट्र। सो द होल पॉलिटिक्स वाज लाइक नोन कि क्या हो रहा था वहां पर, और कांग्रेस के लोग थे सारे, और उसके बावजूद वो बातें ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा यार, मैं ये सोच रहा था कि किन लोगों के हाथ में हमने अपना देश दे दिया था। तो ये तो 1948 की बात कर रहा हूँ, लाइक उस समय, और हम जानते हैं कि उससे पहले क्या कुछ हुआ था। गांधी जी के जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, बोला नहीं, किसी ने बताया नहीं, कोई बाहर नहीं बात को, और वो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। कोई ऐसी उस समय औरत नहीं थी जो उनके आसपास भी कभी आई हो जो देखो उससे इम्पैक्ट ना हुआ हो। इनफैक्ट इंडिया की जो पहली जो हेल्थ मिनिस्टर थी, वो अमृत कौर, ऐसे कुछ नाम था, जो राजमाता अमृत कौर, वो she was the first health minister. Like she was said to be involved in those experiments. वो सुशीला नैयर जो थी, वो तो रात रात भर रोती थी। उसके बारे में कभी बात नहीं आया, क्यों नहीं आया? और वो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहते थे हमेशा। जब उनका वो भी हुआ, क्या कहते हैं, व्हेन ही वाज जेल्ड, अरेस्ट हुआ, तो भी वो आगा खान के पैलेस में हुआ, वहां भी उनको बड़े ऐश से रखा जाता था। ये लेकिन इसके पीछे एक तंत्र था जो चल रहा था। वो तंत्र अगर हम उसको नजरअंदाज कर दें तो अलग बात है, पर सच्चाई ये है कि एक तंत्र तो चल रहा था ना। और despite everything, there were only certain industrialists and business houses जो वहां काम कर सकते थे उस समय। उसके मतलब जो सबसे बड़ी जो बात मेरे को लगती है ना, जो इंडियन डीप स्टेट की लगती है, वो ये लगती है कि जो लोग इंडिपेंडेंस से पहले जो लोग ब्रिटिश के साथ थे, वही लोग बाद में आगे चल के मेन जगहों पे स्थापित हुए। They were the ones who started ruling the country.
whether it is Karan Thapar जो था, like उसकी पूरी फैमिली, his grandfather, वो जिन्होंने वो डायर के साथ किया था, या वो क्या कहते हैं, वो SGPC वकाली दल के जो लोग थे, उन्होंने जो कुछ किया, ये सारे लोग, they were always folks who sided with the British against India, and जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, they became the rulers of this country. जो revolutionaries थे, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जानें दी, उनकी फैमिलीज को साइडलाइन कर दिया गया. ये जो फोटो दिखा रहा हूँ ना, ये उन जर्नलिस्ट की पिक्चर है 1919 की, जिनको ब्रिटिश ने प्रेजेंट किया, जर्नलिस्ट ने, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर को क्रिटिसाइज किया था. ये कंडीशन है. आपकी बात का सपोर्ट है इधर. प्लीज कंटिन्यू. तो ये जो था, ये लोग जो थे, they were the ones who started ruling India. तो उन्होंने ऑब्वियसली जो हिस्ट्री थी वो इस तरीके से बनानी शुरू की कि रियल हिस्ट्री कभी आई ना बाहर. वो तो बाद में जाके इतने वर्षों के बाद लोग आए जिन्होंने कुछ निकालना शुरू किया ये चीजें बाहर. नहीं तो बहुत सारी चीजें तो बाहर ही नहीं आती थी. तो कैसे आप मतलब उनको बात भी करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी. अब ये जो वो एंटी ब्राह्मण मैसेकर है, आप विक्रम संपत जी की वो बुक पढ़ो जो वीर सावरकर जी के बारे में है. ही फाउंड इट सो टफ टू इवन गेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं कहीं पर, सब उन्होंने साफ कर दिया. सी, अगर उस समय मैं ये जो ज्योति बसु जो थे, अगर हम बात करें कि कैसे, क्यों कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो थे वो एक साथ काम करते रहे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते थे, एक दूसरे को वो बैलेंस करते रहते थे और एक साथ काम करते थे. ये जो ज्योति बसु थे, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया. आई थिंक 25 साल उन्होंने रूल किया उसको, बंगाल को. जब ये हुआ क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन डे में उन्होंने सपोर्ट किया था सोहरावर्दी को. कई लोगों का ये भी कहना है कि उस समय, जिस समय सोहरावर्दी स्टेज पे खड़े होके ऑर्डर्स दे रहे थे अपने कार्डर्स को जाके मारने के लिए, उस समय ज्योति बसु और 2 और लोग उनके साथ खड़े थे स्टेज पे. डिस्पाइट दैट फैक्ट, he was like allowed to become the chief minister of one of the most industrialized state in India. How? और ये तो एक बात है. अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करूं, 1961 की जो वॉर हुई थी, जो इंडिया चाइना की वॉर जो हुई थी, उसके बाद, उस वॉर के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंट्रल पे थी, उन्होंने 50 कम्युनिस्ट लीडर्स को पकड़ा था और जेल में डाला था, बिकॉज उनके पास 4 रेडियो सेट्स मिले थे, एंड दे वर सिटिंग इन अ बिल्डिंग इन कलकत्ता, एंड दे वर लाइक इंटरैक्टिंग विद, उस समय पेकिंग कहते थे वो, बीजिंग से उनसे ऑर्डर्स लिया करते थे. और उनके जो कम्युनिस्ट के जो कार्डर्स थे, दे हैड इन्फिल्ट्रेटेड द इंडियन आर्मी. उन 50 में से 3 लोग पता कौन थे? ज्योति बसु, VS अच्युतानंदन एंड HK सुरजीत. Jyoti Basu became the chief minister of Bengal. Achyutanandan became the first chief minister of Kerala. And Harkrishan Singh Surjeet को तो हम सब जानते थे. ये लोग, और उसके बाद जब इन लोगों को जेल में डाला तो अच्युतानंद को ये लगा कि, अच्युतानंदन जो थे उनको ये लगा कि अरे हाँ, वो हमारा इमेज नीचे गिर जाएगी, तो हम कुछ वो करते हैं कि हम डोनेट करते हैं ब्लड जवानों के लिए, और थोड़ा मनी, वो थोड़े पैसे पूसे इकट्ठे करके हम वो डालते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं फॉर इन वो जवान के लिए, डिफेंस के लिए. तो ओजे जोसेफ थे जो राज्यसभा के बाद में मेंबर बने, उन्होंने सिर्फ उसको चैलेंज नहीं किया, इस बात को रिजेक्ट कर दिया, इस पूरे आइडिया को, और बाद में जाके अच्युतानंदन के साथ लड़े.
हाथापाई हुई। जयपाल सिंह जो अगेन सीपीआईएम के जो मेन वो थे लीडर थे, ही वॉज द वन हु इन्फिल्ट्रेटेड द इंडियन आर्मी। ये लोग एक से एक लोग, मैं बता रहा हूं, मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि हाउ कुड दीज पीपल बी अलाउड टू वर्क इन इंडिया, टू स्टे इन इंडिया एंड गो ऑन विद ऑल दिस। एंड और किसी एक मीडिया के बंदे ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। आज लोग वो गोदी मीडिया बोलते हैं, पर उस समय किसने बात की? किसी ने बात नहीं की ना। और देखो उस समय जब सी द थिंग इज, डीप स्टेट जो है इंडिया में, इंडिया की जो इकोनॉमी, जो इंडिया की पॉलिटी जो थी और जो इंडिया की इकोनॉमी थी, दैट वाज ऑलवेज बॉट। हर किसी ने खरीद रखा था। चाइना ने इन कम्युनिस्ट को खरीद रखा था, रशिया ने भी कम्युनिस्ट को खरीद रखा था, वो सीआईए ने और लोगों को खरीद रखा था, राइट। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो केस मैंने पढ़ा, मोरारजी देसाई के ऊपर केस डाला गया था कि उनको सीआईए $20,000 देती थी हर साल। हर साल। सेमर हर्ष जो यूएस जर्नलिस्ट है, उन्होंने 1970s में ये किताब लिखी है, तो उसमें ये डाला था। मोरारजी देसाई को ने उनके खिलाफ केस किया यूएस में और वो केस हार गए। अब लोगों का ये कहना है, जो मोरारजी देसाई के वो फॉलोअर्स थे, जो काइंड ऑफ गांधीयंस थे, वो ये कहते हैं कि वो इसलिए हार गए क्योंकि वो केस था ही इतना वो लोडेड लाइक अगेंस्ट हिम एंड लाइक फॉर हिम। वो लोडेड था या नहीं था, बट द फैक्ट इज कि इंडियन, अब पता नहीं मोरारजी देसाई वाकई में वो सीआईए ने खरीद रखा था नहीं खरीदा, हालांकि कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने खरीदा था, पर इंडिया का जो पॉलिटिक्स थी वो काफी बर्बाद हुई थी। और लाइक मोरारजी देसाई वाज एक्चुअली वन ऑफ दोस पीपल हु हैड साउंडेड जियाउल हक अबाउट, उन्होंने वो जो बेवकूफी की जो बता दिया उठा के, लाइक अबाउट वो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जो उन्होंने बोला, राइट। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा पर्च किया। उन्होंने गलती से बोल दिया कि हमें पता है आपके वो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, तो उन्होंने उसके बाद कहा अच्छा आपको पता है, तो उन्होंने उनको समझ में आ गया जियाउल हक को कि भैया ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और उन्हें एक एक करके सारा का सारा जो स्पाइस थे, जो स्पाई नेटवर्क था, वो खत्म कर दिया। वो काहुडा का जो प्लांट था, इन्होंने सबने मिलके, किसी ने कभी ऐसा नहीं किया कि इंडिया का लाइक इंडिया के साथ कुछ कभी वो सही रहा हो, बिकॉज लाइक इंडिया की जो डीप स्टेट है, अगर हम उसको देखें, लाइक सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इनफैक्ट सबसे एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल जो है वो 1975 की इमरजेंसी का है। 1975 की जब इमरजेंसी हुई तो उस समय क्या हुआ था कि वो लाइक अडवाणी जी बोलते हैं उसके बारे में कि लाइक व्हेन इंदिरा वांटेड, लाइक व्हेन इंदिरा आस्क्ड लाइक पीपल टू बेंड, दे स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो सिर्फ दो ऐसे जर्नलिस्ट थे जो ये कह सकते हैं कि लाइक वो बेंड नहीं हुए, एक रामनाथ गोयनका जी इंडियन एक्सप्रेस के, एक स्टेट्समैन के ईरानी, सीआर ईरानी। Except for him, for these two people, Hindustan Times, Times of India, The Hindu, खुशवंत सिंह इलस्ट्रेटेड वीकली के, ये सारे के सारे they started backing इंदिरा गांधी completely, and इन्होंने they didn't care कि जो इंडियन सिटीजन है उसकी राइट्स चली गई हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उनको पूरी तरह बैक किया। और फिर उसके बाद जो ये प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने 1978 में उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि कौन कौन से इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो सीआईए की लिस्ट पे थे। उन्होंने ये लिस्ट निकाल के दी बाहर। तो और
उन लोगों में जिनका नाम था, गिरिलाल जैन था, निहाल सिंह था, अजीत भट्टाचार्य, चंचल सरकार, प्रेम भाटिया जो ट्रिब्यून के थे, तो ये सब नाम उनमें थे। अब वो जो थे प्रणब मुखर्जी, ही वाज एक्चुअली फ्रॉम कांग्रेस उस समय, और जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि जनता पार्टी वाज एक्चुअली बैक बाय CIA, बट between CIA and KGB, the Indian media, the Indian politics was all bought. एक ओलेग कालोजिन थे, he was मेजर जनरल ऑफ, उनका डायरेक्टोरेट के होता था, उन्होंने बोला था in 1980s, he said it seemed like the entire country, जो इंडिया के बारे में बात करते हैं, was for sale. The KGB and the CIA had deeply penetrated the Indian government. और उस समय जो आंध्रप्रदेश जो थे, बाद में जो प्रेसिडेंट बने, वो KGB के चीफ थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने मॉस्को में एक वो मैसेज लिखा था, वो इंडिया में वो KGB के हेड करते थे, उन्होंने लिखा कि we could organize a demonstration of up to 20,000 Muslims in front of the US embassy in Delhi, and all it would cost is ₹5,000. उन्होंने ये ब्रेजनेव को लिखा था। तो बेसिकली इंडिया वाज ऑन फायर सेल, एंड दैट इज द ट्रूथ। सो इंडिया की जो डीप स्टेट जब हम बात करते हैं, तो हमें वो जाना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन कौन से लिंक्स थे। अब जो नई बनी 1991 के जब लिबरलाइजेशन हुई, उसके बाद की जो डीप स्टेट बनी, वो एक डिफरेंट तरीके की डीप स्टेट थी। they had different like ways and agendas of taking over India. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। यूनाइटेड नेशंस भी भारत के लिए डीप स्टेट ही है, क्योंकि BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, भारत में तो सबसे पहले माना जाता था कि अगर BBC रेडियो पे आ गया तो एकदम सच्ची न्यूज है, बाकी सब झूठ है। रिमेम्बर, रेडियो पे ऐसा होता था। करेक्ट। BBC रेडियो, फिर उसके बाद आकाशवाणी शुरू हुआ भारत का, दूरदर्शन, ये सब शुरू हुआ। बट द फॉरेन मीडिया ऑलवेज हैड एन अपर हैंड। तो मतलब NDTV के आने तक किसी को ये भी मालूम नहीं था कि NDTV भी फॉरेन का ही है। हाँ, अभी तो एक्चुअली क्या है, अगर मैं KGB की पहले बात वो कर लूं, तो ये KGB जो है, उसने इस तरीके से एंटर कर रखा था इंडिया को कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो PTI है, उसको प्रेस टैस ऑफ इंडिया बोलते थे। वो टैस जो थी वहां की, वो स्पोक्स पर्सन, वो स्पोक्स एजेंसीज थी। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ समय अगर देखें, एक वो है यूरी बेजिमोव जो है, उनके काफी वीडियोस पॉपुलर होते हैं कि उन्होंने कैसे बताया डीप स्टेट, जो KGB कैसे काम करती थी, कैसे प्रोपेगेंडा करती है, वो सब चीजें। तो उन्होंने एक बड़ी, और वो इंडिया में थे, कल्चरल अटैचे थे, बेसिकली दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे जो हिंदी के जो छायावाद कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत, उनको कैसे कल्टीवेट किया गया, उनको वहां रशिया ले जाया गया, सोवियत यूनियन में, और उन्होंने बताया कि कैसे ये जो यूजफुल इडियट्स, वहां से निकला ये वर्ड, कि कैसे इन यूजफुल इडियट्स को वाइन, डाइन और वुमेन के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करते थे। और उनकी सुमित्रा नंदन पंत की उन्होंने फोटोग्राफ दिखाई, जो ही वाज देयर इन वन ऑफ द लार्ज, कोई डिनर चल रहा था या कोई मील था वहां पर, वो खड़े होके बात कर रहे हैं इनके साथ। एंड ये सुमित्रा नंदन पंत जो थे, उनको नेहरू पीस प्राइज मिला था बाय सोवियत यूनियन, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड में मिला था 1968 में, साहित्य कला अकादमी में मिला, पद्म विभूषण सब कुछ मिला इनको। और ये यूरी बेजिमोव बोलते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जो थे, ही वाज एक्चुअली अ यूजफुल इडियट फॉर KGB। और ये लोग, इन्होंने इस तरीके से बना रखा था पूरा तंत्र। अब इस तरफ अगर KGB अगर कर रहा था, तो वहां BBC तो कर रहा था, BBC और बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स। नहीं, हम बात कर रहे हैं
रॉयटर्स जो है और जो एसोसिएटेड प्रेस है, दे like it has been established by, मैं ये बना नहीं रहा, like for like it's a documented fact कि Reuters until 1970s, like even until the Cold War, was backed by MI6 and CIA. वो they used to actually plant stories in there. In fact, New York Times ने एक आर्टिकल निकाला था like before Hitler actually started his attack Poland. उसने ये फेक आर्टिकल निकाला था, फेक था ये, कि पोलिश जो है उन्होंने जाके एक सिटी पे, एक टाउन पे, रशियन टाउन पे कब्जा कर लिया उन्होंने, और उसका जो रेडियो स्टेशन है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ऐसा हुआ नहीं था, पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये फेक न्यूज चलाई थी। उस फेक न्यूज को जस्टिफिकेशन लेते हुए हिटलर ने पोलैंड को अटैक किया था, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। ये इनका लेवल ऑफ इंटेग्रिटी था। सी द थिंग इज, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट टाइम डॉक्टर होमी भाभा की बात की थी, वो मिमिक्री और मिमिकमैन की। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया है, वो है एम्बिग्यूटी। आप उसमें ये है कि आप 100 क्राइम्स करो और एक दो एक्ट ऐसे दिखा दो कि जो उस चीज को काउंटर करते हैं, तो एक एम्बिग्यूटी हो जाती है। तो आप उसको, अगर कोई आपको बोलता है कि आपने ये सारे क्राइम्स किए, तो आप वो 2 चीजें दिखा के बोल सकते हो, जी देखो मैं तो ये भी किया है, आप कैसे कह सकते हो? तो वो वाला सीन है ये सारे जो मीडिया हाउसेस हैं इनके साथ। इन मीडिया हाउसेस ने हमेशा से इसी तरह फंक्शन किया है कि जो ये लार्ज इवन रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो रही हैं, कि दे हैव एट टाइम्स टिल्टेड द स्केल वेयरएवर दे वांटेड टू, और इंडिया के खिलाफ वो हमेशा से ही ऐसे बात करते रहे हैं। अगर हम शुरू से देखें, द वे देयर रेसिज्म हैज ऑलवेज बीन देयर, चाहे जो मून लैंडिंग के बाद हो या मार्स का मिशन जो था उसमें हो, हमेशा से जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ हमेशा से ऐसे रहा है, राइट? तो ये एक इनका जो तंत्र है अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियन like politics itself, वो that has tried to take control of the country. जब भी इनको ऐसे लोग मिले हैं जो उनको लगता है कि कंट्रोल नहीं किए जा सकते, तो ये पीछे से चीजों को और इवेंट्स को ये मैन्यूवर करते हैं इस तरीके से कि वो लोग जो कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं तो या तो एलिमिनेट कर देते हैं या साइडलाइन कर देते हैं। आपका माइक खराब है। अच्छा, माइक अभी ठीक है? अब बोलिए वापस। कभी ठीक है? अब बेटर है। यस। अच्छा, तो जैसे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, जब वो 1965 वॉर के बाद जब गए ताशकंद, उनको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 वीक का एम्युनिशन बचा था। जो इंडियन जो आर्मी के जो लीडरशिप थी, दैट someone in that entire communications was actually compromised or got the wrong information. उन्होंने ये बोल दिया कि हमें ये जाके सीज फायर कर लेनी चाहिए, और सीज फायर इंडिया को नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया could have lasted a few months. पाकिस्तान could not have lasted more than a week. और जब लाल बहादुर शास्त्री जब वहां गए, nobody knows why or how he actually उन्होंने तिथवा और हाजी पीर को दे आए वहां पर वापस। और उनका अभी जाना इसी वजह से हुआ क्योंकि like he was one person जो इनके हाथ में नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी भी इस तरीके से वो आगे बढ़ने लगी कि जब उन्होंने अटैक किया था 1971 में, तब निक्सन और किसिंजर जो उनके खिलाफ थे, ये निक्सन और किसिंजर ने जब देखा कि इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल हो गई है वहां इंडिया में कि उनके कहने के बावजूद
she attacked Bangladesh. That is why Kissinger gave the idea of Khalistan. So Kissinger and Nixon got together with Yahya Khan, and that's how the Khalistani movement started. उन्होंने they dug out this guy, वो जगजीत सिंह चौहान, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी कोई होम रूल और समथिंग लाइक दैट, उसको खालिस्तानी मूवमेंट का नाम देके दे चेंज दैट और उसको आगे बढ़ाया उन सब तीनों ने मिलके. That is how Khalistan movement actually started. So all these people, whether CIA को बोलने देशी, ये सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट तो बहुत पहले शुरू हुआ है, ये ऐसा सही नहीं है इनका, ऐसा बोलते हैं जो ब्रिटिश ने शुरू किया था. हाँ, अगर मैं तो उसमें भी कुछ सच है और मैं उसको बताता हूँ कि न्यू सिखिज्म जो है, अगर मैं उसको देखूं तो ये ये एक्चुअली गोज बैक ऑल द वे टू महाराजा रंजीत सिंह. महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो उनके जो ऑफस्प्रिंग आए उसमें से सिर्फ एक किसी के वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आई, किसी ने वो किसी का कोई बच्चा नहीं हुआ. जो दलीप सिंह जी वो जो दलीप सिंह थे उनको इन्होंने कन्वर्ट किया टू क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके उनको उठा के वहां ले गए लंदन अंडर क्वीन विक्टोरिया, और वहां जाके इन्होंने रखा. तो ऐसे ही कपूरथला के जो वंशज थे उनको भी कन्वर्ट किया था, एंड ही बिकेम द हेड ऑफ द इंडियन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस. एंड जब इन्होंने ये देखा सिख जो थे, तो उन्होंने एक सिंह सभा बनाई. वो सिंह सभा जो थी उसको वो सनातन सिख बोलते थे कि हम हिंदुओं से अलग नहीं हैं, पर हम सिख हैं और हमें ये सिखिज्म को रखना है. तो उनका जब उन्होंने देखा कि इन्होंने ये सेटअप किया है, तो ब्रिटिश एजुकेटेड सिख लाहौर में आए. इन्होंने अमृतसर में बनाई थी, वो लाहौर में आए. लाहौर में आके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, एक और सिंह सभा, उसका नाम रखा तत् खालसा. वो तत् खालसा थी, उसने ये सारी चीजें शुरू की. तो अगर हम देखें इट्स वो इतना इंटरेस्टिंग है ये सारा जो है जो उन्होंने काम किया उसके बाद से. वो एक जो इनके जो सिंह सभा जो थी ये तत् खालसा, दे स्टार्टेड वर्किंग विद दिस ब्रिटिश गाय कॉल्ड मैकॉलिफ. उन्होंने मैकॉलिफ ने सारे के सारे जो ग्रंथ थे उनको उन्होंने कमेंट्री लिखी जो बिकेम द बेसिस ऑफ तत् खालसा's फ्यूचर. इनफैक्ट कान सिंह नाभा थे उनके जो मेन थिंकर थे, उन्होंने किताब लिखी थी मैं हिंदू नहीं हूं, कुछ ऐसे उन्होंने लिखा था. और उसके बाद से ब्रिटिश ने 1909 में उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट निकाला, जिसमें आनंद मैरिज एक्ट से पहले जो सिख होते थे वो वैसे ही फेरे लेते थे जैसे हिंदू लेते हैं. वो वो अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते थे. आनंद मैरिज एक्ट के बाद एक नया रिचुअल एक्ट किया गया, जब वो गुरु ग्रंथ सिंह के आसपास, वो गुरु ग्रंथ साहब के आसपास फेरे लेते थे. उसको वो आनंद कारज रिचुअल बोलते हैं. 1925 में उन्होंने एक गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा एक्ट निकाला. वो जब सिख गुरुद्वारा एक्ट निकाला तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश करना था कि सिख कौन है. तो उन्होंने कहा सिख वो है जो ये कहे कि मैं जो सिख गुरु थे उनको मानता हूं और किसी भी और देवी देवता को नहीं मानता. बेसिकली अगर देखा जाए वो नाइसीन क्रीड का एक कॉपी पेस्ट था वो इनटू द सिख. उन्होंने the British took this and made sure that the Sikh regiment that was created, उसमें जो officers थे they had to take this oath. And उस समय अगर हम सिखों का अगर वो देखें, मतलब जो सिख रेजिमेंट्स थी उससे पहले इवन 1857 में the Sikh regiments
the Sikh, army folks, like in the British Army, never fought for India. They actually fought for the British against those first revolutionaries in the first war of 1857. And बाद में जाके जो जो बाकी आगे वो आए, सिख जो आए, सहजदारी एंड बाकी जो थे, वो they wanted to actually go against the British. तो जो SGPC और ये सब लोग थे, इन्होंने जाके उनको बोला ब्रिटिश को, देखो हम आपके साथ खड़े हैं और ये लोग जो है निरंकारी और ये सब लोग जो है ये आपके खिलाफ है, राइट? तो ये एक बड़ा दुखद सा वो है सिचुएशन. तो इन्होंने कल्टीवेट किया एक ऐसे इंटरप्रिटेशन को ऑफ सिखिज्म, जिसको हम न्यू सिखिज्म बोल सकते हैं, जो धीरे धीरे करके वो उसको हिंदुइज्म से उसका बेसिस था उससे दूर करते चले गए. इस तरीके से कि जैसे आप देखो, उन्होंने आदि ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी की बानी थी, उसको वो पहले ये आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ रखे जाते थे. 1920s के बाद उन्होंने आदि ग्रंथ को साइड पे कर दिया, आदि ग्रंथ को निकाल ही दिया गुरुद्वारों से, क्योंकि उसमें देवी और महादेव का वो वर्णन था. बेनती चौपाई जो खुद गुरु गोविंद सिंह जी की बानी है, उसमें आखिरी स्टैंजा, वो स्टैंजा जो था उसमें एक्चुअली देवी के बारे में था, उनकी वंदना की हुई है. उसमें जगह जगह महादेव और शिव का नाम आता है, पर वो एक डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं. So they wanted Guru Gobind Singh. They wanted Guru Gobind Singh, but not his Bani. वाह, मतलब इनके साथ तो बड़ा खेल हो गया पूरा. हाँ, These guys are, मतलब जितना दूर वेद ग्रंथों से आगे जाएंगे आपकी तो वो क्या बोलते हैं, वैलिडेशन ही खत्म हो जाएगा. सी अगर आप देखो बाद में, क्योंकि अगर जब आप हिंदुइज्म का बेस निकाल देते हो सिखिज्म से, तो कुछ बचता नहीं है उसके बाद जो स्पिरिचुअली साउंड हो. उसके बाद डेरे आने शुरू हुए, राधा स्वामी डेरा, राधा स्वामी के इतने सारे डेरे आए, निरंकारी डेरा आया, बहुत सारे ऐसे और ग्रुप्स शुरू हुए जो स्पिरिचुअल तो थे, पर वो अपने आप को सिख नहीं बोलते थे पूरे, हालांकि उनकी वेश भूषा वैसी थी. इनफैक्ट खालिस्तान की जो वो लड़ाई जब शुरू हुई 1980s में, उसमें शुरुआत जो हुई वो इस तरीके से हुई कि निरंकारी जो मिशन है, उनके जो गुरु थे, उनको एक्चुअली भिंडरवाला के जो समर्थक थे, उन्होंने जाके मारा था. तो वो जब मारने के लिए गए तो निरंकारियों ने जब वापस अटैक किया, तो ये जो खालिस्तानी लोग थे, जो एसजीपीसी वगैरह उन सबके, उनके काफी सारे लोगों को उन्होंने मार दिया. तो दिस इज हाउ दिस होल खालिस्तानी मूवमेंट इन late 1970s and 80s actually started off. So this is how it happened. And वो आप सच कह रहे हो कि शुरुआत तो ब्रिटिश से हुई, पर उन्होंने जो सीड बोया था उसको किसिंजर ने याद रखा था. अगर आप देखो तो जो गदर पार्टी के जो लोग आए थे इन युबा सिटी कैलिफोर्निया, आप तो जानते होंगे, वहां पर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो कंप्लीटली सिख विलेजेस हैं. वो एक्चुअली गदर पार्टी के लोग थे जिन्होंने वो जो सिटीज को और वो जो टाउन्स थे, स्मॉल विलेजेस, और जो बनाए उन्होंने फार्मलैंड्स, उनको वो बसाया था. उनको इन्होंने यूज किया CIA ने. इनफैक्ट वहां एक मैं आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने बात की, जो बुजुर्ग लोग थे वहां के, उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में हम कभी भारत को कभी बुरा नहीं बोलते थे, पर ये नए वाला जो जनरेशन आ रही है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनका दिमाग बदल रहे थे वो. दैट इज हाउ द जगजीत सिंह चौहान को, जिन्होंने जब वो एक्चुअली ब्रिटिश था, जगजीत सिंह चौहान वॉज इन ब्रिटेन, उसको ब्रिटेन से उठा के उन्होंने US लेके आए, मीडिया अपीयरेंसेस कराई किसिंजर ने, और उसको आगे बढ़ाया. और
जो याया खान था उसने उसको जगजीत सिंह चौहान को कुछ सिख रेलिक्स दिए जो पुराने वहां थे, ताकि उसका थोड़ा रुतबा थोड़ा बढ़ जाए within the Sikhs. That is how this thing started off, because they remembered that this was like one of the fault lines in India, जिसके बारे में किसी को याद नहीं था. इतनी सारी परतें खोल दी है ना इस समय, एक से बाद एक परत खुल गई है. तो ये तो खालिस्तानियों का हो गया, ठीक है, डीप स्टेट है ना, किसिंजर शुरू हुआ. अब 91 पे आप कुछ बोल रहे थे, 91 से मनमोहन सिंह. तो उन्होंने मनमोहन सिंह जब एक्चुअली जब आए, उन्होंने जब नरसिम्हा राव जी के साथ जो शुरू किया, तो उस समय उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की कि लिबरलाइज तो हुआ, पर उस लिबरलाइजेशन में उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए, मीडिया इंक्लूडेड, जैसे आप एनडीटीवी के बारे में बात कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो बनाया था विद मॉरिशियस रूट, उसके थ्रू सारा ब्लैक का मनी वापस आता था, इंडिया में इन्वेस्ट होता था. मतलब ये सारा इंडिया में गड़बड़ी बाहर से हुआ है. इंडिया के अंदर के जो गद्दार लोग मिले हुए हैं फॉरेन के साथ, वो इंडिया का डीप स्टेट है. एग्जैक्टली. ग्रैंड राज्य जो भी बोलना चाहे आप लोग. करेक्ट. तो वो उन्होंने जब अगर आप देखो, जब ये आए थे मोदी, जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, और उसकी मेरा वो था, ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट था ही था. इनफैक्ट वो डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, पर पहले मैं इसके बारे में पूरा कर लूं. मेरा ये था कि उस समय उन्होंने मॉरिशस जो रूट था उसको भी बंद किया. मॉरिशस रूट इन 2014 के आसपास तक had become the biggest FDI source. Mauritius, not any other country, Mauritius. How could Mauritius, a small country, जो एक भारत के एक वो एक टाउन और सिटी के बराबर भी नहीं होगा, वो that was highest FDI was coming from there, because that was not FDI. वो ब्लैक का मनी वापस आ रहा था इनका, और ये ब्लैक टू व्हाइट ऐसे ही होता था. तो जब इन्होंने वो बंद किया, लोग डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं कि कैसे इकोनॉमी बच गई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, मतलब वो काफी गड़बड़ी तो हुई, पर उसके बाद फिर से वो वापस चल गई. मैं ये कहता था कि ये कैसे हो गया कि मॉरिशस का रूट उन्होंने बंद किया और भारत की इकोनॉमी टैंक नहीं की. That was the real thing, because आप अपनी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा जो रूट है जो एफडीआई का, आप उसको पूरा बंद कर रहे हो. पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसा भी है वो पैसा टेंटेड है, जैसे भी है, पर पैसा तो आ रहा था वापस. आपने उसको बंद करने के बाद भी इकोनॉमी को संभाल लिया, वो कारस्तानी थी. अब आप बात करें उस समय जो उन्होंने ये चिदम्बरम और इन सब लोगों ने कारस्तानियां की. सो वोडेला रू जो थी कंपनी, उसको इन्होंने रखा था फॉर गेटिंग द पेपर, करेंसी का पेपर लेने के लिए. और डेला रू को प्रणब मुखर्जी जो थे, जब वो बने फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि ये लोग ठीक नहीं है. प्रणब मुखर्जी वापस आए, उन्होंने उसको वापस में रीइंस्टॉल कर दिया. अब डेला रू से जो पाकिस्तानीज थे वो पेपर उठाते थे, that was used for the Indian currency, and they used to pick up more paper than India used to pick up for its own currency. So हमारी करेंसी पाकिस्तानी ज्यादा उठा रहे थे, ज्यादा बना रहे थे जितनी हम बना रहे थे. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, 2010 की बात है, मुझे याद है कि मैंने उस समय न्यूज़पेपर में पढ़ा था. अब वो उन न्यूज़पेपर्स ने पूरा केस निकाल दिया. बड़ी मुश्किल से मुझे उसके थ्रेड्स मिले थे अब जब मैं रिसर्च करने वाला. उस समय मैंने पढ़ा था, पर उस समय कोई सेव करने का कोई तरीका था नहीं मेरे पास, पर मुझे याद है अच्छे से मैंने क्या पढ़ा था. 2010 में नेपाल के बॉर्डर के पास कुछ इंडियन बैंक्स
जो पब्लिक बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस थी जिसमें फेक करेंसी नोट्स पाए गए। तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च वो कर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो उन्होंने सीबीआई को बुलाया। अब सीबीआई आया तो ऑब्वियसली पहला शक तो यही होता है कि आईएसआई के कुछ एजेंट्स होंगे जिन्होंने वहां डाल दिया होगा कुछ लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ मिलकर। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई ने, तो उनको पता चला ये पैसा आईएसआई से नहीं आया था, ये पैसा आरबीआई के वोल्ट से आया था। दैट मीन्स इंडिया का जो सेंट्रल बैंक था उसके वोल्ट में जो इंडियन करेंसी थी दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडिया वाज सिटिंग ऑन अ टिकिंग बॉम्ब इन 2014। जिस कंट्री की का सेंट्रल बैंक कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिसकी करेंसी इस कदर कॉम्प्रोमाइज हो कि उसका सेंट्रल बैंक भी फेक करेंसी डिश आउट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी का किस पॉइंट पे आके खड़ी थी। और लाइक उस समय जब ये लोग बात करते हैं ना कि उस दिन 2008 लाइक 15 में वो जब उन्होंने लाइक मोदी जी ने अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन का, तो उस समय इवन आरबीआई के लोगों को नहीं पता था कि डीमोनेटाइजेशन हो रही है। तो वो किसी और मीटिंग के लिए आए हुए थे और उन्होंने 8 बजे जब उन्होंने अनाउंस किया तो उनको पता चला कि ये डीमोनेटाइजेशन आज हो रही है। और उसके बाद से ये पता चला कि जो पाकिस्तान में जो ये फेक करेंसी नोट्स बनाता था बंदा, उसने आत्महत्या कर ली थी बिकॉज इतना बड़ा लॉस हुआ था। और पर कमाल की बात पता क्या है, ये डेलारू जो कंपनी थी, इट हैड अ जॉइंट वेंचर विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज देयर सेंट्रल बैंक since 1948। उस कंपनी से इंडिया अपने करेंसी नोट्स के पेपर लेता था। तो इंडिया वाज बेसिकली, इकोनॉमी अगर देखें, अगर हम हमारी पॉलिटिक्स देखें, हमारी इंटेलिजेंस देखें, इंटेलिजेंस वाज आल्सो लाइक फेयरली कॉम्प्रोमाइज। रॉ जो है उसके वहां केस चले थे। बड़े लोग नहीं जानते एक्चुअली, आप जाके वो गूगल करो, इंडिया कानून में जाके देखो तो वहाँ केस है पूरा, जो रॉ और उस समय एक और सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बीच में काफी लड़ाई हुई, क्योंकि रॉ का आफ्टर सम टाइम इट हैड बीन ब्रोकन डाउन। मोरारजी देसाई के आने के बाद मोरारजी देसाई को ये लगता था कि रॉ जो है वो उनके खिलाफ यूज हुई थी, तो मोरारजी देसाई ने रॉ की पीठ तोड़ दी थी। तो उन्होंने तोड़ते तोड़ते इस पॉइंट पे आ गए 1980s में कि इंडिया का जो, और पहले तो उन्होंने किया, फिर आके गुजराल ने किया। आके गुजराल ने उठा के पूरी लिस्ट दे दी अपने एजेंट्स की, उसको जियाउल हक को, पंजाबी वो पंजाबियत में उन्होंने उठा के अपने जो एजेंट्स थे पाकिस्तान में, उसकी उठा के लिस्ट दे दी उसको, जियाउल हक को। उसने सारे साफ कर दिए। 1980s तक आते आते इतना बुरा हाल हो गया था इंडिया का कि इंडिया के पास कुछ बचा ही नहीं था उनके खिलाफ कुछ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो सोर्सेस थे वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। उस समय रॉ की ये हालत हो गई थी कि वी हैड कम टू अ पॉइंट वेयर ओपन कोर्ट में केसेस हो रहे थे और डिस्कशन होती थी कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब राजीव गांधी आया, एक्चुअली दिस like he should get some credit for this, he was the one who started working to bring it back। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे आए लोग। आपको वॉइस चला गया। हाँ, वो ले रॉ के चीफ अभी चला गया, आपको वायर को टाइट करिए। अभी ठीक है? अब बेटर हुआ है। यस। हाँ, तो वो जो रॉ के चीफ थे जिन्होंने आईएसआई के चीफ के साथ किताब लिखी है, वैसे लोग आए, सब जानते हैं उनका नाम। तो इंडिया वाज, नाम बता देते हैं कौन है वो। एएस दुल्लत। दुलत तो उन्होंने मतलब ऐसे लोग भी आए हैं, दुलती भी बोल सकते हैं, दुलत। तो ऐसे लोग भी आए हैं
तो इंडिया किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुई वो सब लोग मतलब लोग बात करते हैं 26/11 की, राइट? लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को 15 दिन पहले किया था अरेस्ट 26/11 से। He was a military intelligence officer. He had infiltrated the LET and he knew कि क्या होने जा रहा है, and he was arrested. So अगर उस तरह से देखें तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस है वो जैसे यहाँ पर वो सिचुएशन हो गई थी ना कि डेमोक्रेटिक पार्टी, द FBI and the social media and organizations were working together. ट्विटर फाइल्स वगैरह देखें तो इंडिया में भी ऐसे ही था। अगर वहां देखें खुशवंत सिंह and Girilal Jain and all those people were working along with the Congress party and the intelligence agencies and the foreign intelligence agencies, KGB हो या CIA हो, to work against India and Indians. In fact, मैंने ना कुछ देर पहले की मैंने एक न्यूज़ लिखी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मैं रिसर्च करने लगा उसके बारे में। वो क्वेश्चन ये था कि 2008 और 2018 में ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो है वो बैंक्रप्सी के कगार पे आके खड़ा हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि उनके एक्सपोर्ट सडनली कम हो गए हैं या उनके पास एक्सपोर्ट करने का वो तरीका नहीं रहा, सलीका नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इंपोर्ट्स को ज्यादा ही बढ़ा लिए, वो पहले भी इंपोर्ट करते, पहले ज्यादा इंपोर्ट करते थे। तो ऐसा क्या हुआ था उस समय? तो मुझे जब मैंने ध्यान से देखा, मुझे पता चला कि अगर हम फेक करेंसी नोट्स का अगर देखें कारोबार, दैट वाज अगेन इन बिलियंस। हवाला बिलियंस, नार्कोज नार्को टेररिज्म बिलियंस, all these things combined together to actually help the Pakistani economy. जब डीमोनेटाइजेशन हुई, जब नार्को टेररिज्म को बंद किया गया यहाँ पर इंडिया में, लाइक उनको रेड मार के उनको खत्म किया, हवाला जब वो खत्म होने पे आया, तब उनकी कमर टूटी। बेसिकली ऑल दोज इयर्स अंटिल 2014 हम जो इंडियंस थे वो सिर्फ इंडिया को ही पाल रहे थे, वो पाकिस्तानियों को भी पाल रहे थे। That is the problem that like India had. Even a country like Pakistan had complete control over the polity of India. That is the situation that we were in. So उसके बाद जब मोदी आए, जब मोदी जी ने जब चेंज किया सब कुछ, उसके बाद से उनकी कमर टूटनी शुरू हुई और एक अनअपोलोजेटिक और रूथलेसली वेरी क्लियर एक पॉलिसी बनी इंडिया की अगेंस्ट पाकिस्तान। पर उससे पहले नहीं था। सी इवन अगर हम 2002 का गुजरात राइट्स का देखें, अब तो साबरमती रिपोर्ट आ गई, वो सब आया मूवीज, एक चीज के बारे में अभी भी कोई बात नहीं करता उस टाइम के बारे में। व्हाई वाज द 2002 गोधरा जो ट्रेन बनी थी, व्हाई वाज इट ऑर्केस्ट्रेटेड? उसके बारे में पूरी रिपोर्ट है कि कैसे जो लोकल जो मुस्लिम जो ग्रुप्स थे उन्होंने एक्सेस किया, सारा पेट्रोल उन्होंने पहले से रखा ला के कई लीटर्स में, उन्होंने कैसे अटैक किया, S6 और S7 की जो बोगीज थी उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज किया, फिर S6 को कैसे अटैक किया, वो सब डिटेल है रिपोर्ट के अंदर। पर एक बात सारे लोग भूल जाते हैं उस समय कि 2001 में, लेट 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। वो इंडियन पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो वाजपेयी जी ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। वो ऑपरेशन पराक्रम जो था उसके तहत इंडियन बटालियंस, इंडियन आर्मी वाज स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर eyeball to eyeball with Pakistan. India was ready to attack Pakistan in February. और जो ब्रिटिश, आई थिंक टोनी ब्लेयर हैड कम टू इंडिया, बड़े सारे लोग वो इंडिया को रोकने की कोशिश में थे कि इंडिया
ना करे, that was a context in which the Godhra burning happened. इसीलिए जब मोदी जी ने जब आर्मी का बैकअप मांगा तो आर्मी आ नहीं सकती थी, क्योंकि आर्मी वाज स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर. एक बटालियन को हटाने का मतलब है 70 to 90 किलोमीटर्स जो है उसको खाली कर देंगे, मतलब लाइक दैट वुड हैव बीन लाइक एक्सपोज्ड. तो वो नहीं आ पाए. और वो पीछे से मुशर्रफ अपना टोन चेंज कर दिया उसने, मुशर्रफ ने, और उसने ये बोलना शुरू कर दिया वेस्टर्न मीडिया को, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, कि मैं तो वो खिलाफ हूं उसके टेररिज्म के, अब वो हम नहीं करेंगे. तो इंडिया ने जब फाइनली मार्च लाइक लेट मार्च में जब उन्होंने वाजपेयी जी ने जब भेजा, आई थिंक 2 या 3 बटालियन भेजी थी, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जो फिजल आउट कर दिया, बिकॉज वो 2 बटालियन जब तब तक वापस गई तब तक मई हो चुका था, और तब तक जो बर्फ थी वो पिघल गई थी, एंड दैट इज व्हाई दे कुड इन्फिल्ट्रेट मोर टेररिस्ट फ्रॉम देयर. सो इंडिया वाज एक्सपोज्ड एट दैट टाइम. उस समय मई के एंड में कालूचक जो है, जो कंटोनमेंट एरिया है, वहां पर इन्होंने टेररिस्ट भेज के करीब 2 दर्जन इंडियन जवान्स, उनकी बीवियां, उनके बच्चों को मारा था. उस समय जब ये हुआ था तब वो अगर आप देखो, जब उरी में जब अटैक हुआ, जब सिमिलर अटैक हुआ, तो जो इंडिया का जो रिस्पांस था वो बड़ा क्लियर था. इसीलिए मोदी जी चाहते थे अटैक करना, बिकॉज उनके दिमाग में बड़ा क्लियर था. ही न्यू द हिस्ट्री, ही न्यू कि उरी का जो अटैक जो है उसका जो काउंटर अटैक जो करना है, दैट वाज नॉट ओनली फॉर पीपल हु डाइड इन उरी, वो जवान जो थे, बट ऑल्सो फॉर दोज विमेन एंड चिल्ड्रन जिनको कलुचक में मारा था. ये ऐसे लोग थे, और उन लोगों के लिए इन्होंने पूरा तंत्र बनाया कि कैसे मोदी जी जो खड़े हुए उस समय 2002 में, उनको कैसे दबाया जाए, बिकॉज इंडिया को नीचे गिराना था. मतलब ये जो था ना 2002 का जो और ऑपरेशन पराक्रम और द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, अगर इसको पूरे एक साथ अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो पता चलता है कि कौन कौन ऐसे लोग थे, एनजीओज, पॉलिटिशियंस, मीडिया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, फॉरेन मीडिया, जो मिलकर इंडिया को तोड़ने में लगे थे. फिर आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि डीप स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है क्या. और बाद में जब इसी चीज के लिए जब मोदी जी का वीजा जब रिजेक्ट हुआ, तो उस समय यूएस में किन लोगों ने उसके खिलाफ काम किया था? दे वर लेफ्टिस्ट्स, दे वर इवेंजलिस्ट्स एंड दे वर इस्लामिस्ट्स. ये तीनों ने एक साथ मिलकर किया था. तो when you start looking at that, तब आपको समझ में आता है कि ये डीप स्टेट जो है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी एक साथ काम कर सकते हैं. अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. एक्चुअली क्या है कि दर्शकों, अभी इतने बड़ी नोट्स बनाइए, अभी एक और शो इनका आने वाला है जो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परतें हैं. आप देख ही रहे हैं कि देश का कोई चीज जितना घुसते हैं उतना और घुस सकते हैं. चेन इज डीप, चेन इज अभी एक एक जो चीजें मैंने बोली है उसमें मैंने उसके बारे में पूरा आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और मैं उसका हाइलाइट्स दिए हैं सिर्फ. drishtikon.com, DRISHTIKONE.com, वहां पे जाइए और ध्यान से पढ़िए. ये हम जो शो पे करते रहेंगे, ये सब एक चेंज. मैंने तो इनको बोला कि पहला शो को थोड़ा ब्रेक डाउन करिए, तो गो टू सेकंड वन. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसका टाइटल क्या आएगा. भारत का गहन राज्य.
इतना गहन है कि अब गहना बन चुका है, इसको गहना की तरह फेंकना पड़ेगा, इस गहने को बेचना पड़ेगा। इस सही बात बार है। शनिदेव को तेल के साथ पहना दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। सही बात है। चलिए, देश की कपूर जी इस पे तीसरा शो करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग इनटू दिस, क्योंकि ये कड़ियां इतनी डीप है भारत के लिए कि हर तरफ षड्यंत्र घुसा पड़ा है भारत। मतलब पश्चिम के देश भारत को पनपता, मतलब हिंदू से चिढ़ है, हिंदू से चिढ़ है, हिंदू को पनपता नहीं देख सकते, क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र काट है इनकी सबकी। तो वही सुर असुर का संग्राम चल रहा है, असुर एक तरफ है और सुर एक तरफ है। तो भाई आप लोग भी थोड़ा मंत्र जप करके लग जाइए इसके पीछे भी। यहाँ पे तो हम लोग को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सही बात है। सही बात है। हम तो लड्डू पेड़े खाते हुए भी इनको घर बर्बाद करते रहते हैं, तो समोसा के काट में भी बर्बाद कर सकते हैं। आप देखिए एक चाय के कप ने इनको कितना रुला दिया अभी आजकल। अब देखो आगे क्या होता है। इस पे अगला शो होगा तो उसमें आप डिटेल में और सुनेंगे। तो तब तक चाय गरम रखिए और समोसे के साथ शो को देखिए। इसके पहले वाला शो जरूर देखिएगा, देश कपूर जी की एक प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, आप उन पे देश कपूर जी के ही वीडियोस देखेंगे वहां पे। तो देखिएगा, तीनों शोज देखिएगा जिन्होंने पहले किया हमारे साथ। और अमेरिकन पंचायत में तो हर हफ्ते इनको आप सुनते ही हैं। सो विद ग्रेट ग्रेटिट्यूड देश कपूर जी, थैंक यू सो मच। हमारे नए लिटरेचर फेस्टिवल की डेट्स भी आ चुकी हैं अगस्त। मैं तो लिटरेचर फेस्टिवल नहीं बोलता, मैं उसको तीर्थ यात्रा बोलता हूँ। मेरे लिए वो तीर्थ है। इस बार कार्तिक गौर जी भी आ रहे हैं, कार्तिक गौर भी है, कार्तिक गौर जी भी है, और शायद बहुत बड़े बड़े नामों के जो आ रहे हैं। और दर्शकों में बताऊं, ये सब लोग जो आ रहे हैं ये इंडियन अमेरिकन हम लोगों के साथ प्रेम करते हैं और अपने खर्चे पे आ रहे हैं। नीरज चोक जी अपने खर्चे पर आते हैं, तो जरूर अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो प्लीज उनको सपोर्ट करिए। कार्तिक गौर जी, नीरज चोक जी और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो अपने खर्चे, नीरज कपूर जी भी अपने खर्चे पे आए थे। सो दिस इज ए वॉलंटरी फेस्टिवल, ठीक है। लोग अपने आपके घर में आके रहे थे, वो तो इस बार भी खुला है। इस बार भी खुला। तो और आपको मैं जाने नहीं दूंगा, घर पे रहेंगे आप, मेरे साथ ही रहेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। दुनिया में लोगों को बताइए सेटोलॉजी के बारे में। हमारे विषय थोड़े गहन रहते हैं, गहन राज के जैसे, और हम परतों के अंदर घुसते हैं, तो आपको शो बोरिंग भी लगेगा, लेकिन एजुकेशनल है, तो आप उसको ध्यान से नोट्स बना सकते हैं। और वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन रहती है सभी शोज में, आप जाके चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड। कहीं कहीं पे हम लोग गलती करते हैं, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन वापस हम करेक्ट कर देते हैं उसको अगले शो में। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड देश कपूर जी, धन्यवाद आपका, आपके धन्यवाद आपका। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।